दोस्तों आज की बुक है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पर। आमतौर पर हम सब खुशियाँ कहाँ ढूंढते हैं? अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने कॉलेज में, यानी कि बाहरी दुनिया में खुशियाँ ढूंढते हैं। जब भी खुशियों का सोर्स एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया, जब आपका मन अशांत होता है तो आपको खुशियाँ कहीं नहीं दिखती। खुशी तो वो है स्टेट ऑफ माइंड जो आंतरिक खुशी से आती है, बाहरी से नहीं। इसलिए अगर माइंड को ट्रेन कर लिया जाए तो इंसान हर हाल में खुश रह सकता है। बाहरी दुनिया से देखें तो खुशी जरूर मिल जाएगी। मतलब अगर आपको आईफोन मिल जाए तो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं तो फिर आपको आईफोन क्या, आपका ड्रीम स्पेसशिप भी खुशी नहीं दे सकता। जिस इंसान ने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया वह कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी खुश रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जिसको रोना है उसके लिए छोटे से छोटा रीजन भी काफी है। तो दुख का सारा खेल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे थॉट्स, हमारी मेंटल स्टेट से जुड़ा होता है। गुस्से में दोस्त भी दुश्मन लगने लगते हैं, लेकिन अगर मूड अच्छा हो तो हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। इसलिए दिमाग को ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। कैसे हम कॉन्स्टेंटली अपने नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करें, उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप करें। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं द आर्ट्स ऑफ हैप्पीनेस? द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इस बुक के राइटर हैं हार्वर्ड कटलर। उन्होंने 14 दलाई लामा को कई दिनों तक इंटरव्यू दिए, ये जानने की कोशिश की दलाई लामा ने शांति और खुशी कैसे प्राप्त की। ये बुक उसी इंटरव्यू का रिजल्ट है। तो चलिए जानते हैं उन टॉपिक्स को जिससे हम खुश रह सकते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द राइट ऑफ हैप्पीनेस। दलाई लामा का मानना है कि हमारी लाइफ का असली मकसद खुश रहना है। चाहे हम लोग किसी धर्म को माने या ना माने, हम सब बस अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस वक्त इस दुनिया में कितने ही लोग जन्म ले रहे होंगे, जिसमें से कुछ लोग शायद कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक ही जी पाएं, कुछ लोग शायद 100 वर्षों तक से भी ज्यादा जी लें। चाहे हम एक दिन जिए या एक सदी जिए, हमारी जिंदगी का असली मकसद खुश रहना ही होता है। जो लोग खुश रहते हैं वह उन लोगों से ज्यादा लविंग और फॉरगिविंग होते हैं जो खुश नहीं रहते। एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं और पूरे 20 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली सभी गाड़ियां थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ने लगती हैं, तभी हम देखते हैं कि हमारे बराबर में गाड़ी चलता हुआ आदमी हमारी लेन में आना चाहता है। अगर हम अच्छे मूड में होंगे तो ज्यादा चांस है कि हम अपनी गाड़ी को रोककर उस व्यक्ति को अपनी लाइन में आने देंगे। लेकिन अगर हमारा मूड अच्छा नहीं तो हम सोचेंगे, मैं इतनी देर से आगे बढ़ने के इंतजार कर रहा हूँ तो फिर उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका क्यों दूं? यही सोचकर हम तेजी से अपनी लाइन में आगे बढ़ जाएंगे। इस एग्जाम्पल से आपको ये बात तो अच्छे से समझ आ गई। जब हम खुश रहते हैं तब हम खराब सिचुएशन में भी खुद को और खुद के आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखते हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ के उन फैक्टर को समझने लगते हैं जो हमारी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, वैसे वैसे हमें ये भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है हमारा खुश रहना सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी फैमिली, यहाँ तक कि पूरी सोसाइटी के लिए कितना अच्छा है। सेकेंड पॉइंट, द पाथ ऑफ हैप्पीनेस। खुद खुश रहने के लिए सबसे पहला स्टेप है लर्निंग। लर्निंग यानी सबसे पहले हमें ये सीखना होगा किस तरह नेगेटिव इमोशन हमारे बिहेवियर के लिए नुकसानदायक हैं। इसके साथ ही पॉजिटिव इमोशन हमारे लिए किस तरह मददगार होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव इमोशन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अगर हम इस बात को समझ लें तो हम खुद को बदलने की ओर पहला कदम उठाते हैं। हेट्रेड, जेलसी, एंगर, इस तरह के सभी नेगेटिव इमोशन हमारी खुशियों को कुचल देते हैं। फिर इसी वजह से हमारे अंदर फियर, हेसिटेशन और इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग आती है। हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर काइंडनेस और लव जैसे पॉजिटिव इमोशन के साथ हम अपनी लाइफ को खुश रहकर भी जी सकते हैं। फिर ये पूरी दुनिया हमें हमारी जैसी ही लगेगी। तब हम अपने आप को इस दुनिया के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इसी के साथ फियर, हेसिटेशन और इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग भी अपने आप खत्म हो जाएगी। लोग आप पर पहले से ज्यादा विश्वास करने लगेंगे।
इससे भी ज्यादा जरूरी आप साइकोलॉजिकल और भी ज्यादा हेल्थी हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, मेंटल डिसिप्लिन। जिस तरह बॉडी को हेल्थी रखने के लिए बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, उसी तरह हमेशा खुश कैसे रहा जाता है ये सीखने के लिए भी बहुत से मेथड की जरूरत होती है। अगर हम नेगेटिव इमोशन को ओवरकम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये काम किसी एक टेक्निक को बस 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में जाते हैं तो हमारे शरीर को कुछ नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने में कुछ थोड़ा सा समय लगता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने माइंड को एक नेगेटिव मेंटल स्टेट से पॉजिटिव मेंटल स्टेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा समय लगता है। हमें रोज सुबह उठकर खुद से कहना चाहिए, मैं आज के दिन को वेस्ट नहीं होने दूंगा, पूरा दिन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पहले से बेहतर तरीके से जीऊंगा। फिर रात को सोने से पहले हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या मैंने आज का दिन वैसे ही बिताया जैसा मैंने सोचा था। इस प्रोसेस को रोज करते हुए धीरे धीरे आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को डाल सकते हैं। शुरुआत में पॉजिटिविटी आपको नेगेटिविटी के सामने बहुत छोटी लगेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नेगेटिव बिहेवियर आपकी लाइफ से अपने आप गायब होने लगेगा। ये तो सच है कि चाहे हम कोई भी एक्टिविटी करें, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जिसे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से आसान ना बनाया जा सके। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की मदद से हम खुद में बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है एथिकल डिसिप्लिन। एथिकल बिहेवियर और इनर डिसिप्लिन दोनों ही हमारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे ही एथिकल डिसिप्लिन कहते हैं। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमें अपने नेगेटिव क्वालिटीज को ओवरकम करने के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम का समाधान निकालना होता है तो हमारी नॉलेज ही हमारे काम आती है। इस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए अलग अलग लेवल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आदि मानव में इंसानों को ये नहीं पता था खाना कैसे पकाते हैं, इसलिए वो जंगली जानवरों की तरह ही खाते थे। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इंसानों ने प्रोसेस करना शुरू किया। इसके बाद सीखा कि खाना कैसे पकाया जाता है, किस तरह उनमें मसाले डालकर उसे और भी टेस्टी बनाया जा सकता है। फिर इसी तरह उन्होंने अलग अलग तरह की डिशेस बनाना सीखी। अब अगर हम आज के समय की बात करें तो जब हम कभी बीमार होते तो हमारी नॉलेज की वजह से ही हम ये समझ पाते कि कौन सा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। चाहे हमारे मन से उस खाने की इच्छा हो, फिर भी हम ये कोशिश करते कि हम उन चीजों को ना खाएं। अभी जो मैंने एग्जाम्पल बताया था आदि मानव वाला, इससे एक बात तो साफ है, जितनी हमारी नॉलेज होगी उतने ही अच्छे से हम अपनी लाइफ को जिएंगे। इसी तरह जितना ज्यादा हम जानेंगे कौन सी चीजें हमारी जीवन में खुशियाँ लाती हैं, कौन सी चीजें दुख लाती हैं, उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ को जिएंगे। ये सब जानने के लिए ही हमें एजुकेशन की जरूरत होती है। 6 पॉइंट है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग आध्यात्मिक नहीं हो सकते। दलाई लामा कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं आपका धर्म क्या है या आपका कोई धर्म है भी या नहीं। दलाई लामा बेसिक आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं। बेसिक आध्यात्मिकता में जो चीजें आती हैं वो है दयालु होना। एक अच्छा इंसान बनना है तो एक दूसरे की परवाह करना। 7 पॉइंट, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट। जब दलाई लामा से दुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि लोग एक बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं कि वह दुख को अस्वाभाविक समझ लेते। फिर उन्होंने कहा कि दुख एक जीवन का हिस्सा है, लेकिन लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। खुद को पीड़ित बताकर किसी और को दोषी ठहराने लगते हैं, जबकि असलियत में कोई दोषी होता ही नहीं। केवल एक चीज है जो स्थायी है, वह है बदलाव। इसका मतलब ये है कि हमें पास्ट की बातों को पीछे छोड़ देना सीखना होगा। बदलाव का विरोध करने से दुख मिलता है। बदलाव का विरोध करना ही दुख का एक मूल कारण हो सकता है। एक बार अगर हमने बदलाव को स्वीकार कर लिया तो हमें खुलकर उसे संबोधित कर सकते हैं। हम उसका मतलब समझ सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। लोग चोट लगने पर खुद की या दूसरों की निंदा करने लगते हैं। किसी काम के लिए देर तक लाइन में खड़ा होना पड़े तो परेशान होकर सरकार की निंदा करने लगते हैं। अगर उसके किसी प्रिय व्यक्ति की मौत हो जाए
तो उसके बाद वो घंटों तक रोते हैं, लेकिन जब वह बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तब उसकी प्रगति होती है, तभी वो शांत होते हैं और परिस्थिति को बदलते हैं। यही वह राह होती है जो उन्हें खुशी की तरफ ले जाती है। 8 पॉइंट, बी हॉनेस्ट अबाउट योर लिमिट। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से ज्यादातर तरीके ऐसे होते हैं जिसमें हम खुद को चुनौती देते हैं, लेकिन दलाई लामा का नजरिया इससे बहुत अलग है। वो कहते हैं कि हमें अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए। हमें अपने और दूसरे लोगों के साथ इस बात को लेकर ईमानदार रहना चाहिए कि हम क्या कर सकते और क्या नहीं कर सकते। अगर हम इस बात को जानकर संतुष्ट हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो हम इस बात को सबके सामने भी मान सकते हैं। बाहर से आत्मविश्वास लाने के बजाय हम सच्चाई के रास्ते पर चलकर अंदर सही से ही आत्मविश्वास ला सकते हैं। अगर हमें किसी की बात समझ नहीं आती तो हमें उस व्यक्ति को बताना चाहिए हमें उसकी बात समझ नहीं आई, ताकि वो हमें दोबारा समझा सके। अपनी सीमाओं के साथ संतुष्ट होने से पहले ये जानना पड़ेगा हमारी सीमाएं क्या है। इसके लिए आत्म जागरूकता की जरूरत होगी। तब हमें खुद का परीक्षण करना होगा, यानी हमें ये जानना होगा कि हमें कौन सा काम हम सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कौन सा काम है जो हम अच्छे से नहीं कर पाते। हमें अपनी ताकत को पहचान कर उन्हें बढ़ाना होगा। हमेशा खुद के और दुनिया के साथ ईमानदार रहना होगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने और सुनने के लिए। अब आप भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं और अपनी लाइफ को और अच्छी तरीके से जी सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।